यहाँ पर हमें तैयार होना है। किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। किस कार्यक्रम के लिए? तो निबंध के लिए, जीएस के लिए, साक्षात्कार के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जीएस ही निबंध है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है और न ही मैं आप लोगों को रहने दूंगा, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मेरा अभिप्राय होगा कि आपको इस गलतफहमी से अलग करके आपको यहाँ अच्छे हमारे समग्र अप्रोच का, समग्र ज्ञान का जो सूक्ष्म चिंतन है वो है निबंध। इसीलिए निबंध जो है वो चिंतन या विचार की पराकाष्ठा है। निबंध और जीएस दोनों दो चीज है। जीएस से मिलते जुलते विषय के बावजूद भी इसके लेखन, चिंतन और प्रेजेंटेशन का तरीका जीएस से अलग हो जाता है। तैयारी का मतलब है हर चीज आपका संतुलन में रहे, और सिविल सेवा संतुलित परीक्षा का परिणाम होता है। अगर असंतुलित है आपका विषय तो परिणाम भी असंतुलित होगा। जैसे ही निबंध का नाम आता है या मेरे मस्तिष्क में जैसे ही निबंध शब्द आते हैं तो सबसे पहला निबंध आता है कि जब हम लोग अपने जीवन में पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे तो स्कूल में हम लोगों को गाय पर, होली पर लेख लिखने को मिलता था, निबंध लिखने को मिलता था। उस समय में कभी नहीं सोचे थे कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं ये तो कभी सोचे भी नहीं थे। जैसे जैसे समझते गए तो अब समझ में आता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी ने 100, 200 नहीं 300 नंबर का विषय के रूप में स्थापित कर लिया, जहां पर बहुत सारा विषय था जो हमारे ज्ञान का परीक्षण होता था। बहुत सारा विषय था जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी विषय थे जिसमें से हम चयन करते थे, हमारे ज्ञान का उससे जो है सो मूल्यांकन होता था। उन विषय को हटा करके निबंध लाया। इसका मतलब कि अब हमारे अंदर केवल ज्ञान ही नहीं, उन समस्त व्यवहारिक पहलुओं का भी परीक्षण करना है। किसके माध्यम से? तो निबंध के माध्यम से। पहले हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि बीपीएससी का निबंध यूपीएससी के निबंध से कैसे अलग है। यूपीएससी की तुलना में बीपीएससी में निबंध ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, ये निबंध क्यों लाया गया। तीसरा, निबंध की अप्रोच क्या है, इसके माध्यम से हमारे अंदर में कौन सी गुण का वो चाहत रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग तैयारी करेंगे या निबंध की पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हम किसी खास पर्पस के लिए तैयार होंगे। जैसे जब कभी भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो हम लोग उस फंक्शन के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं। नहीं, मान लीजिए कि शादी से लेकर के विदाई तक सारा फंक्शन ही फंक्शन होता है, लेकिन उसमें हल्दी होती है, मेहंदी होती है, शादी होते हैं, संगीत होते हैं, सबके अपने ड्रेस कोड होते हैं और उसके हिसाब से हम तैयार होते हैं। एक ही साथ कहाँ तैयार हो जाते हैं? क्या एक ही तैयारी में सबकी तैयारी हो जाती है? तो इसीलिए यहाँ पर हमें तैयार होना है। किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। किस कार्यक्रम के लिए? तो निबंध के लिए, जीएस के लिए, साक्षात्कार के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ये सब अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम बीपीएससी की है। तैयार हम बीपीएससी की हो रहे। हमारे जो तैयारी की सेरेमनी है उसका नाम है बीपीएससी सेरेमनी। उसमें हम ये सारे कार्यक्रम हैं जिसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। चलें, तो सबसे पहले छोटा सा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास भी है, ये निबंध जो है वो 300 नंबर में अपनी भूमिका को लाता है। ये 300 नंबर का निबंध आपके 600 नंबर के जीएस के साथ मिल करके आपको अंतिम सफलता में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये 600 नंबर जीएस है, 300 नंबर
का निबंध है, ये 300 नंबर का जो निबंध है ये कितना रहेगा, इसका विषय वस्तु क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे कि निबंध सिविल सेवा परीक्षा में कहीं और भी है, तो यूपीएससी में ये परंपरागत समय से रहा है। यूपीएससी लंबे समय से निबंध अभ्यर्थी से लिखाते रहे हैं, और अगर हम यूपीएससी से इसकी तुलना करें बीपीएससी की, तो सबसे पहले आ जाते हैं यूपीएससी में जो निबंध है वो 250 नंबर का है, 1750 नंबर में। 1750 नंबर के जो मेंस हैं उसमें यूपीएससी का निबंध 250 नंबर का है, ठीक है। तो 1750 के कंटेस्ट में 250 नंबर का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ। अभी आप लोग स्टैटिक्स बना कर आए हैं, इसलिए हमको लगता है कि मैथ एकदम पूरा टनाटन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, देखने में ही लगता है ये बहुत कम है, ले लें। अब यहाँ ठीक उसके बगल में आपका बीपीएससी है जो 300 नंबर 900 नंबर में। मेंस आपका जो रैंक है मेंस का, यहाँ पर में भी हमने हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया है, यहाँ पर में भी हमने हिंदी और ऑप्शनल जो अनिवार्य पेपर है आपका उसको छोड़ दिया है, क्योंकि उसका रैंक में कोई जरूरत नहीं है। आपके रैंक में 1750 यूपीएससी और 900 नंबर बीपीएससी। इस 900 नंबर में 300 नंबर का निबंध बीपीएससी में, 1750 में 250 नंबर का निबंध यूपीएससी में। कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए, इसका इंपॉर्टेंस एक लाइन में आप यहां समझे, दूसरे में आप समझिए। इस 250 नंबर में यूपीएससी में मिनिमम अगर निबंध में, वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि मेंस में या निबंध में अगर हम बात करें तो निबंध में नंबर नहीं कटते हैं। यह नंबर नहीं कटने का भाव ये नहीं है कि इसमें जो है सो आप कुछ भी लिखेंगे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसका भाव ये है कि कम अधिक होगा, शून्य नहीं होगा। जैसे कि सामान्यतः जब हम जीएस में लिखते हैं और निबंध में लिखते हैं तो दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जीएस ही निबंध है, तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है, और न ही मैं आप लोगों को रहने दूंगा, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मेरा अभिप्राय होगा कि आपको इस गलतफहमी से अलग करके आपको यहाँ अच्छे नंबर लाए। क्योंकि जिन्हें लोग सोचते हैं कि जीएस में ही निबंध को पढ़ लेंगे और एग्जामिनेशन मेंस में ही जाकर के निबंध लिखते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी ऐसे भी करते हैं, ये गलत तैयारी है। क्योंकि लोग मानते हैं कि निबंध हम कुछ भी लिखेंगे नंबर आएगा ही आएगा। अगर कुछ भी लिखेंगे नंबर नहीं आएगा, तो अगर अच्छे से लिखेंगे तो बहुत कुछ आएगा। तो अगर हम यहां पर अगर बात करें तो आपके इस 250 नंबर में मिनिमम अगर हम बात करें 60 और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये आपको 160 170 इसमें प्लस माइनस चले। ठीक उसी तरह से अगर इस 300 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर 90 नंबर और 210 नंबर तक हम यहां ला सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 100 नंबर का है, और इसके बीच का अंतर जो है ये लगभग 120 नंबर का है, मान लेते हैं। अब आइए, तो 250 नंबर में 120 नंबर या 100 नंबर और 1750 नंबर में 100 नंबर, मतलब टोटल अगर भारांश देखा जाए तो कितना नंबर का आ गया। 1750 में 100 नंबर का मात्र अंतर आ रहा है,
लेकिन यहाँ 900 में 120 नंबर का अंतर, ठीक है, और 300 नंबर में 120 नंबर का अंतर। अगर ये अंतर आया तो सोचिए कि आपके रैंक में कितना बड़ा अंतर कर देगा ये, ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए हम थोड़ा कम और अधिक रहते हैं तो यहां हमारा 1750 का टोटल मेंस है, इसकी भरपाई हमारी हर जगह से हो सकती है, लेकिन इस 900 नंबर में अगर ये इतना कम हो जाए तो इसकी भरपाई हम दूसरे जगह से नहीं कर पाएंगे। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी के निबंध की तुलना में बीपीएससी का में निबंध अधिक महत्वपूर्ण है। कहिएगा कि यूपीएससी में वो भाग ये कहाँ से पूरा हो सकता है, तो वहां पर ऑप्शनल पेपर है 500 नंबर का, जो इस निबंध की कमी को थोड़ा पूरा कर देगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 पेपर जो है सो जीएस का है, वो भी भरपाई करेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई जो है सो ऐसा हेल्पिंग पेपर नहीं है जो इस कमी को पूरा करेगा, और उस स्थिति में आपका रैंक प्रभावित होगा। रैंक ही नहीं, रिजल्ट भी प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए यूपीएससी की तुलना में बीपीएससी निबंध अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दोनों की तुलना समझ में क्यों महत्वपूर्ण है ये अब समझ रहे, कितनी बारीकियां हैं दोनों में। तो ये चीजें हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा यूपीएससी में तो ये है, नहीं यूपीएससी में है, लेकिन ये मत सोचिए कि बीपीएससी में ये कम महत्वपूर्ण है। दोनों को एक साथ रख करके जब देखेंगे तो यूपीएससी की तुलना में अब बीपीएससी में ये अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक। अब यहां से चलें। अब यहां सवाल है कि इस निबंध को जब हम लेंगे तो इस निबंध में हमारा मैक्सिमम और मिनिमम तो अलग चीजें हैं। यहां पर हमारा जो मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, इस पर हमें बात नहीं करना है। सबसे पहले इस नेचर पर बात करना है कि आखिर निबंध के नेचर जीएस के नेचर से किस प्रकार अलग है। क्या जीएस के पेपर और निबंध के पेपर दोनों एक है या दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जीएस और निबंध है दोनों एक साथ हम यहाँ रखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे करके भी, जिससे कि आप इसे समझेंगे। ठीक है। अब यहां पर जीएस क्या है, तो जीएस के अंतर्गत ज्ञान, विश्लेषण, तार्किकता, मौलिकता, विषयगत व्यवहार, ये हमें पता चलता है। विषय में इन सारी चीजों का परीक्षण होता है। किसके अंतर्गत, जीएस के अंतर्गत। नॉलेज, एनालिसिस, लॉजिकल अप्रोच, कंसेप्ट एंड अप्लाइड अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट्स, इसका परीक्षण हुआ। अगर एक लाइन में अगर हम बात कहें तो जीएस के अंतर्गत आपके चारों तरफ घटने वाले समस्त घटनाओं पर आपका एक दृष्टिकोण, ठीक है। सभी प्रकार के जो आपका एक दृष्टिकोण है वो है जीएस। और निबंध क्या है, तो निबंध
चिंतन, गतिशीलता, आध्यात्मिकता, सूक्ष्म विश्लेषण, आत्मनिष्ठता, इसका परीक्षण है निबंध। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण ले कि सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री होती है। सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री होती है। अब इस पर हमें लिखना है। अब इसका जो विषय वस्तु होगा, कंटेंट होगा, ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। क्या है कि नहीं है? हमारे समग्र अप्रोच का, समग्र ज्ञान का जो सूक्ष्म चिंतन है वो है निबंध। इसीलिए निबंध जो है वो चिंतन या विचार की पराकाष्ठा है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ थॉट जहां पर हम आते हैं। और इसीलिए जब यहां हम इतने स्तर पर जाते हैं तो ये कंप्लीट विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। हम कहते हैं ना कि थॉट प्योर होता है, और जब थॉट प्योर होगा तो वो मौलिक होगा। तब क्या हो जाएगा? वो तो वो देश काल से ऊपर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा सूक्ष्म चिंतन, जैसे कि किसी भी दार्शनिक का हम बात करते हैं, तो क्या उस चिंतन का प्रभाव उनके केवल अपने ही समाज तक रहता है या संपूर्ण विश्व समाज पर पड़ता है? जैसे गांधी का जो चिंतन उदाहरण लें तो क्या केवल गांधी भारत के लिए ही प्रासंगिक हैं? नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि इनके चिंतन और दर्शन इतने सूक्ष्म और व्यवहारिक हैं जो समस्त मानव के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो भाव हुआ कि निबंध हमारे चिंतन की वो अवस्था है जिसमें हमें अपने विचारों, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, विवेक सबको उच्चतम स्थिति में पहुंचाता है। ठीक है। इसीलिए जीएस में जहां पर ज्ञान का परीक्षण होता है तो वहीं निबंध में ज्ञान की मौलिकता का परीक्षण होता है। ठीक है। जीएस के माध्यम से जहां हम विश्लेषण को जानते हैं तो इसमें सर्वांग विश्लेषण की जरूरत होती है। यहां पर विषयगत विश्लेषण होगा। जैसे उदाहरण के रूप में कि भारत का वर्तमान समय में विश्व में बदलता हुआ रूप या भारत के विदेश नीति के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा, तो हम सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे जीएस में। ठीक है। और भारत की योग वैश्विक धरोहर, अब हमें निबंध लिखना। तो अब इसका हमें जो चिंतन है, दर्शन है, इसकी जरूरत है, इस संपूर्ण विश्व संदर्भ में हमें लिखना है। इसीलिए दोनों के लिखने के तरीके क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। वहां सिर्फ हम प्रश्न के अनुरूप उत्तर देते हैं जो हमें मांगा जाता है। यहां विषय के समग्र व्यवहारिक रूपों में हम वहां पर चीजों को लिखते हैं। ठीक है। ज्ञान अज्ञानता की खोज है। अब मान लीजिए इस पर हमें निबंध लिखना है, तो इसके कंटेंट, चिंतन, सारी चीजें हमें हर जगह से लेकर के इसको व्यवहारिक बनाना होगा। और ये जब भी बनेगा तो उस समय में नया रहेगा।
क्योंकि उस तरह की चीजें आप उससे पहले कभी नहीं किए रहेंगे। इसीलिए निबंध और जीएस दोनों दो चीज है। जीएस से मिलते जुलते विषय के बावजूद भी इसके लेखन, चिंतन और प्रेजेंटेशन का तरीका जीएस से अलग हो जाता है। बात समझ गए? और अगर नहीं होता तो जीएस को अलग विषय के रूप में आपके साथ नहीं जोड़ा जाता। अगर यह कंप्लीट जीएस होता तो आपके साथ ये नहीं जोड़ा जाता। आपको ये बात समझना होगा। इसीलिए निबंध एक अलग विषय है, ये मान करके हमें इसकी तैयारी करना है। कभी भी दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि ये जीएस ही है, हम जीएस पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा निबंध तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जीएस में जहां शब्द सीमा लिमिट है, शब्द सीमा यहां भी है, लेकिन यहां शब्द बड़ा है। कोई दिक्कत? तो जीएस और निबंध में अंतर समझ रहे होंगे। अब यहां से आइए, फिर आ जाइए आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? निबंध पढ़ रहे हैं इसलिए? आपको पता है कि जब आप लोग मेंस में थे, मेंस दिए हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहता था कि मेंस कुछ भी नहीं। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि पीटी आपकी, मेंस हमारी। और अभी तक जो अपने यहाँ की परंपरा है उसमें लोग मेंस से निराश होकर नहीं गए। हमारा ये प्रयास रहता है कि मेंस को सहज बना दे, और कुछ नहीं है, एक हाथ इधर लगाइए, एक हाथ इधर लगाइए, मेंस बीपीएससी क्लियर। आप लोग इतना चिंता करते हैं जैसे कितना बड़ा चीज है। हाँ, केवल एक चीज सीखना है, वो है लिखना। तो एक बात तो तय है कि जीएस में कुछ ना कुछ तो लिखना आता ही आता है, हमको उसको और निखारना है। इसलिए इतना सीरियस होना ही नहीं। बहुत सारे लोग एकदम, हमने लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोग बोले कि सर हम लोग होली के बाद आएंगे। होली के बाद क्यों नहीं निबंध का क्लास रखे? हमने कहा होली में 15 दिन का समय है, ठीक है। और दूसरी बात, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, ये बहुत बड़ी आकांक्षा है, बहुत बड़ी लक्ष्य है। और जब बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे इच्छाओं का त्याग करना होता है, हमें छोटे छोटे खुशियों को क्या करना होता है? छोड़ना होता है। इसी संदर्भ में तो बाबा कबीर कहे हैं, कबीरा खरा बाजार में लियो लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। आप समाज को देने के लिए निकले हैं, इसलिए इसमें आपको अपनी कुछ खुशियां को क्या करना होगा? कुर्बान करना होगा, छोड़ना होगा। और सिविल सेवा जब आप कंप्लीट कर जाएंगे तो उस दिन आपके लिए होली और दिवाली दोनों हो जाएगी, और जिंदगी भर होली रहेगा, और हर दिन जो है सो होली और हर रात दिवाली होगी। और अगर नहीं हुआ तो होली भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। मान लीजिए उनकी बात है, अब उनको लग रहा है कि भाई होली कैसे छोड़ दें, तो इसलिए उनकी बात है। चले अब समझें बीपीएससी में। तो बीपीएससी में जो आपसे निबंध का प्रारूप क्या रहेगा, इस संदर्भ में पहले बात करें जो आयोग ने दिए हैं। और मैं इस बात को जब निबंध आया था, मैं उसी समय ये बात कह दिया था आप कि निबंध जो होंगे वो आपसे 3 निबंध पूछे जाएंगे। सेक्शन ए से एक निबंध, सेक्शन बी से दूसरा निबंध, और सेक्शन सी से तीसरा निबंध। इसका मतलब 300 निबंध के लिए 3 निबंध, और प्रत्येक निबंध 100 नंबर की। एक एक नंबर, ठीक है। अब यहां पर सवाल है कि इस हर एक एक सेक्शन में कितने निबंध रहेंगे। तो इसका आयोग ने मेंशन अभी नहीं किया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको
4 निबंध या 3 निबंध रहेंगे हर सेक्शन में, जिसमें से आपको एक लिखना होगा। या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 2 रहे और 2 अथवा में रहे, ये भी हो सकता है फॉर्मेट में। लेकिन कुल मिलाकर के आपके पास जो चॉइस बनेगा वो 4 का बनेगा, उसमें से आप एक निबंध जो है सो क्या करेंगे, लिखेंगे। चले, अब यहां पर सवाल है कि निबंध हम जो लिखेंगे वो कितना बड़ा निबंध लिखेंगे, निबंध का लेंथ क्या होगा, निबंध कितने बड़े होंगे। तो निबंध के लेंथ के आधार पर देखा जाए तो निबंध 3 तरह का निबंध होता है। पहला लघु निबंध, शॉर्ट निबंध, मीडियम निबंध, मध्यम और दीर्घ निबंध, लॉन्ग निबंध। इससे इसकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 250 से 500 तक। इस निबंध की सीमा होती है 500 से 800, 1000 तक, और इसकी सीमा होती है 1000 से प्लस। ठीक है, तो हम लोग बीपीएससी में सामान्यतः मध्यम कोटि का निबंध लिखेंगे। ठीक, मतलब 500 से 800, 900 के जो निबंध होंगे ये हमारे स्टैंडर्ड निबंध माने जाएंगे। ठीक, अब आइए एक जो महत्वपूर्ण बात है निबंध के संदर्भ में, कि जब आप निबंध लिखें या उसका अभ्यास करें तो निबंध केवल लिखना है या चिंतन का विकास भी है? नहीं, चिंतन का विकास है। वैसे ये बात जब आप एग्जाम देने जाते तब बताते, लेकिन अच्छा है कि अभी अगर बताएंगे तो आप इसका प्रयास करेंगे और अभ्यास में डालेंगे। कोई भी निबंध जब आप लिखने बैठे तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 निबंध है और समय कितना रहेगा आपके पास, 3 घंटा। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक निबंध के लिए आपके पास कितना घंटा समय है, 1 घंटा। तो अगर 1 घंटे का आप निबंध लिखते हैं तो आप निबंध कैसे लिखेंगे? अगर प्रत्येक 1 घंटे का आपका निबंध है, एक निबंध, 3 निबंध लिखना है 3 घंटा, एक निबंध के लिए 1 ही घंटा समय लेंगे। तो 1 घंटा जो आपको निबंध लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1 घंटा लिखेंगे। तो आप 1 घंटा मत लिखिएगा, 1 घंटा अगर लिखने का प्रयास करिएगा तो फिर निबंध अच्छा नहीं लिखाएगा। क्या सब होगा वो आप बताते हैं। जैसे ही आप निबंध लिखिएगा, एक पैरा जैसे ही लिखिएगा आपको फिर लगेगा दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा जैसे लिखेंगे फिर लगेगा क्या लिखेंगे, मतलब आप निबंध नहीं लिख पाएंगे। अगर 1 घंटा का आपको समय है निबंध लिखने का तो उसमें कम से कम आप आधा घंटा लिखिए, आधा घंटा सोच लीजिए। और ये केवल एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये एक दिन में अभ्यास होगी नहीं। घर पर भी जब भी आप क्लास में भी जब निबंध आप लिखेंगे, जब आपका टेस्ट सीरीज निबंध का स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी निबंध रहेगा उस निबंध को लिखने से पहले उसको फॉर्मेट कर लीजिए, उसके लिए कंटेंट जुटा लीजिए, उसके लिए सोचिए कि हम इसमें लिखेंगे कहाँ से शुरुआत करेंगे, किन किन कंटेंट पर करेंगे, कहाँ कहाँ भाव रखेंगे, कैसे लिखेंगे, फिर अगली कड़ी में हम समझाएंगे। सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला जो हमें इजाद करना है, फर्स्ट ट्रिक है निबंध लिखने का, कि जितना देर में आपको निबंध लिखना है उसका आधा समय केवल आप सोचिए। ठीक है, क्यों कि 500 से 1000 शब्द लिखने में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब आप ऑप्शनल पेपर में मेंस लिख रहे थे
अभी आप लोग बहुत सारे लोग मेंस देकर आए हुए हैं और ऑप्शनल से आप लोगों का अगले कड़ी में पूरी तरह से क्या हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि जब आप ऑप्शनल में लिखते थे तो एक प्रश्न कितने शब्द में लिखते थे? एक प्रश्न कितने शब्द में लिखते थे ऑप्शनल पेपर का? कुछ लोग बोल रहे हैं 500, 600, 650। मान लीजिए 38 नंबर कितने नंबर का ऑप्शनल पेपर में होता था आपका पास एक प्रश्न क्वेश्चन? 50 नंबर का होता था। तो आप कितना लिखते थे? 6 से 7 पेज लिखते थे। ठीक है, तो 6 से 7 पेज का मतलब हो गया कितना? अगर एक पेज में आपका कम से कम अगर 200 शब्द ही रहेगा, 150 शब्द रहेंगे, तो 6 डोरे 9, क्या यही ना? 900 के आसपास। कितना देर में लिखते थे? अब टाइम वहां जोड़िए, कितना देर में लिखते थे आप? 38 मिनट। 38 मिनट, ठीक है। उतना ही शब्द लिखने के लिए उसमें हम 200 शब्द और बढ़ा दें, आपको दिया जा रहा है 1 घंटा। तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है तब तो दिया जा रहा है। तो जिस तरह से ऑप्शनल पेपर में आप 38 मिनट में, 40 मिनट में आप 500, 600, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज लिखते थे, लिखना उतना ही है, लेकिन उसके रेस्ट समय को अगले 38 मिनट तक आप अच्छे से लिखते रहें, इसके लिए ऊर्जावान बनाना है। ठीक है, जैसे आपने किसी जो है सो एथलेटिक्स को देखते हो, भाला फेंक वाले को देखते होंगे, कूद करने वाले देखते होंगे कि उसको अगर दूर का छलांग लेना होता है तो उतने ही दूर पीछे हट करके आगे बढ़ता है, कि नहीं करता है? निबंध भी वही है, तैयारी है। आपको जितना देर लिखना है उतना देर पहले सोचना है। नए में हो सकता है सोच आपको ज्यादा करना पड़े, मन में बिठाना है, उस क्वेश्चन का कंटेंट लेना है, उस पर चिंतन करना है। ठीक है, तो निबंध का पहला सूत्र है कि हमें अगर 1 घंटा लिखना है तो इसमें से हम 30 मिनट्स क्या करेंगे? चिंतन। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि ज्ञान के लिए चिंतन, अनुकरण और अनुभव, यही 3 रास्ता है। ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए यही 3 रास्ता है, जिसमें चिंतन सर्वोत्तम माध्यम है। ये सबसे सरल माध्यम है जिसमें हम किसी का नकल कर लेते हैं, और अनुभव जो होता है वो सबसे कठोर माध्यम है। इस सेंस में कि यहां पर हम गवा कर सीखते हैं, खोकर सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्ञान की ये मौलिक अवस्था है, इसीलिए याद रखिए हमें थोड़ा सा ये डेवलप करना है, जिससे रटने रटाई जैसी परंपरा को खत्म करने के लिए ही तो इस तरह का निबंध लाया गया। आपको सोचना पड़ेगा, निबंध लाने के पीछे आयोग का जो मनोविज्ञान है वो आपको समझना होगा कि आखिर क्यों वो गाय पर लेख तो नहीं लिखाना चाहते हैं, होली पर लेख तो नहीं लिखाना चाहते हैं, 1 घंटा समय देकर एक निबंध लिखाना चाहते हैं। तो वो इस निबंध के माध्यम से वो क्या देखना चाहते हैं? तो हमारा चिंतन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा दृष्टिकोण,
हमारा संपूर्ण विश्लेषण और हमारा अनुभव। एक संपूर्णता का परीक्षण है निबंध। ठीक है, अब ये आएगा क्यों? तो किसी भी विषय के प्रति जो आपका स्वयं का चिंतन होगा उससे ये चीज विकसित होगा। नहीं तो याद रखिएगा, ये तीनों हमने लिखा। अभी तक क्या हो रहा था बीपीएससी में? तो लोग नकल कर रहे थे, नोट से, गाइड से, इधर से उधर से, गेस्ट क्वेश्चन पर चलते थे, वहां लिखते थे। ठीक है, मान लीजिए कि अपने यहाँ एक कहावत है बिहार में कि भोज के समय में कुम्हरा रोपना। अब यह सवाल क्या है इसका कि बिना उच्च प्रबंधन का, बिना उच्च तैयारी का, बिना तैयारी का अगर हम कार्य करें तो क्या सफलता होगी? हम कार्य प्रारंभ कर लें और तैयारी हम बाद में करें, नहीं होगा। अगर इसी पर हमें निबंध लिखना पड़े, दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? बिहार की लिट्टी चोखा आ सकते हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत आ सकते हैं कि नहीं आ सकती है? बिहार का गौरवशाली इतिहास, विश्व इतिहास में या भारत के इतिहास में बिहार की योगदान बन सकते हैं। अब यहां पर ठीक है, हम पहले से पढ़े रहेंगे, मेरे पास बहुत सारा तथ्य रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं मेरे है, लेकिन उन सारी चीजों को हमें 1 घंटा में एक साथ इतना बेहतर रूप से जोड़ना है कि जो उससे ये लगे कि ये आपकी अपनी है। एक ही विषय पर हर लोग लिखेंगे लेकिन प्रस्तुति सबके अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि सबकी चिंतन अलग अलग होगी। अगर उनमें मौलिक चिंतन होगी तो उनका लेख, उनका निबंध मौलिक होगा। अगर रटी रटाई होगी तो पता लग जाएगा कि अच्छा कुछ लाइन यहाँ से लिया गया है, कुछ उस किताब से लिया गया है, कुछ उस पेपर से लिया गया है, कुछ लिया, मतलब सब लगेगा अलग अलग है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, तथ्य जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और व्याख्या जो होती है समय काल स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, और वही व्याख्या जो है उस तथ्य को प्रासंगिक बनाता है, उसको मौलिक बनाता है, उसको चिंतनशील बनाता है। तो अब समझ में आया कि निबंध हमें, तो पहला फॉर्मूला आया, हमें क्या विकसित करना है? और चिंतन, अनुकरण से थोड़ा सा परहेज करना है, और अनुभव तो लेना ही नहीं है। अनुभव का मतलब क्या हो गया कि हम एग्जाम दिए, जब वहां असफल हुए तब जो है सो फिर दोबारा प्रयास किए। यहाँ पर लोग तैयारी कैसे करते हैं? एक बार जो है सो एग्जाम दिए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत हो गया तो अगले बार ज्योग्राफी खूब पढ़े, दूसरे बार जो है सो करंट से क्वेश्चन आ गया तो करंट खूब पढ़े, तीसरी बार इकोनॉमिक्स से आ गया तो इकोनॉमिक्स खूब पढ़े। तैयारी का मतलब है हर चीज आपका संतुलन में रहे, और सिविल सेवा संतुलित परीक्षा का परिणाम होता है। अगर असंतुलित है आपका विषय तो परिणाम भी असंतुलित होगा। अगर आपका रणनीति संतुलित है, विषय संतुलित है, तो परिणाम भी संतुलित होगा और आपके पक्ष में होगा। चले, तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब यहां आ जाए, निबंध कोई विषय नहीं, हमारे आयोग भी बताए हैं कि निबंध में जो हमारे आसपास में घटने वाली व्यवस्थाएं होगी, चीजें होगी, उसी पर आपका एक दृष्टिकोण होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो सब विषय है,
कैसे? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि उजले प्रकाश में कोई रंग नहीं होता, तो सातों रंग से ही तो उजले प्रकाश बनते हैं। यह कोई विषय नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया कि इसमें सब विषय है। हम कहते हैं ये शून्य है, तभी तो संसार है। अब ये देखने का हमारा क्या है? एक तरीका है, नजरिया है। तो इसीलिए निबंध कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी सब कुछ है। अब यह सवाल है कि जब ये कुछ भी नहीं है तो फिर 300 नंबर का क्यों है? और 300 नंबर का है, हम कुछ भी नहीं करें तो फिर आखिर करें क्या? तो इसलिए हम लोग सबसे पहले निबंध के पाठ्यक्रम को डिसाइड कर लेते हैं, बना लेते हैं। वैसे बीपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम नहीं दिया है, सीधा निबंध दिया है, क्वेश्चन दिया है, बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि तैयारी में सहजता हो और आप एग्जामिनेशन में सहज रहें। परिस्थितियां कुछ भी बदले, आपकी स्थितियां सहज हो, इसके लिए हम इसके नेचर पर आते हैं। और निबंध चूंकि 3 है, तो हम निबंध को भी दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला जो निबंध है, अगर हम बात करें तो निबंध 2 तरह के होते हैं, मतलब विषय के आधार पर, लिखने के आधार पर अलग होते हैं, शब्द की सीमा के आधार पर अलग होते हैं। निबंध के अलग अलग प्रकार हैं, उसको हम लोग जब निबंध शुरुआत करेंगे तब देखेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं विषय के आधार पर, तो 2 तरह की विषय होती है। एक वो विषय जो हम भौतिक आंखों से देखते हैं, एक वो विषय जो हम सूक्ष्म आंखों से देखते हैं। तो जो भौतिक आंखों से देखते हैं उसे हम मूर्त विषय कहते हैं, और जिसे हम सूक्ष्म आंखों से देखते हैं उसे हम अमूर्त विषय कहते हैं। जैसे ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। उसके देखने के लिए हमें उस उच्च कोटि की चिंतन चाहिए, एक अलग जो है सो हमारी मनोविज्ञान चाहिए, सामाजिक प्रणाली चाहिए। तो इस तरह से निबंध 2 विषय है। एक है आपको मूर्त, जिसको हम विषयगत निबंध कहते हैं, जो हमारे आसपास के घटने वाले घटनाक्रमों पर संबंधित निबंध होते हैं। और एक निबंध होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जो सूक्ष्म है, दार्शनिक है। ठीक, अब यहां पर जो मूर्त निबंध है, इस निबंध की 2 श्रृंखला है, हम बनाएंगे। पहला जो हमारा राष्ट्रीय विषय पर आधारित और दूसरा जो हमारे वैश्विक विषय पर आधारित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास निबंध के 3 सेक्शन बन गए।
पहला, राष्ट्रीय विषय। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय विषय। और तीसरा, दार्शनिक या सूक्ष्म विषय। ठीक है, तो बीपीएससी निबंध के 3 सेक्शन बनाएंगे, 3 निबंध। कौन कौन? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और दार्शनिक। ये तीनों सेक्शन से एक एक आपको लिखना है। हो सकता है कि इस बार नया है, तो नया निबंध के कारण हो सकता है कि दार्शनिक विषय की भूमिका थोड़ा कम रहे, लेकिन फिर भी इसमें रहेगा। नाच न आंगन तो नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा। अब ये दार्शनिक तो है नहीं, लेकिन लोक जीवन से जुड़े हुए सीख से है ये नहीं, मतलब कौशल है नहीं, हम व्यवस्था में दोष दे रहे हैं। इसका निष्कर्ष यही ना होगा। इसी संदर्भ में हम इसे लिखेंगे। हम लोग कहते हैं, नहीं कहा जाता है ना कि नाच न आंगन, नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा। मतलब हमें आ नहीं रहा है, हम योग्य नहीं है। मतलब ये हम अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, हम गलती किसकी देख रहे हैं? हम व्यवस्था को देख रहे हैं। समाज में जो व्यक्ति होता है वो 2 तरह का व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति सत्य और एक वस्तु सत्य। जो वस्तु सत्य व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी कमी दूसरे में देखता है। मेरे पास किताब नहीं था इसलिए नहीं पढ़े, एग्जाम के रात में कोई आ गया, हमारे पास पैसा नहीं था, अच्छे हमारे गुरुजी नहीं मिले, ढेर ऐसा उसके पास समस्या रहेगा। जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि मेरी कमी है, नहीं हुआ, उस दिन वो अपना विकास करेगा। ये है व्यक्ति सत्य। जो व्यक्ति सत्य होता है वो 18 घंटा काम करने के बाद भी 5 घंटा पढ़ लेता है। वो विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ लेगा। और वस्तु सत्य व्यक्ति को साधन रहने के बावजूद भी वो काम नहीं करेगा। हम जिसको कहते हैं कि भारत के पिछड़ेपन का औद्योगिक मतलब औपनिवेशिक शासन प्रणाली के बाद भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो औपनिवेशिक मानसिकता। औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे बड़ा एक चीज था, वो क्या था? तो वो था मानसिक गुलामी, उद्यमशीलता की कमी। वो उसको खत्म कर दिया। जैसे ही उद्यमशीलता खत्म हुई, मानसिक गुलामी हुई, तो हमारी मौलिक चिंतन खत्म हो गया। और हमारे पास मौलिक चिंतन खत्म हो गया तो फिर हमको जो चाहेगा कोई करेगा और हम उसका उपयोग करेंगे। हम केवल उपयोगकर्ता मात्र रह गए, हम देने वाला, बनाने वाला नहीं बन पाए। उसी मनोविज्ञान को बदलने का काम नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार कर रही है, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग में क्या किया जाएगा? केवल शरीर से परिवर्तन नहीं, भारत का शरीर नहीं, आत्मा भी परिवर्तित करना होगा। जब भारत हथकरघा चलाता था तो विश्व के निर्यात में उसका योगदान था, तो आज भारत मशीन चला रहा है, तो क्यों नहीं योगदान होगा? तो फर्क सिर्फ एक है, वो है मानसिकता की, मनोविज्ञान की। वो बदलना है, व्यवस्था बदल जाती है। तो संदेश तो एक लाइन की है। अब यहां पर जाएंगे, ऐसा ढेर सारा जो हमारे लोक जीवन से जुड़ी हुई जो उक्तियां हैं, सुक्तियां हैं, दोहे हैं, वो आपके पास हैं, इनके पास हैं, वो डाल देंगे। आप कहेंगे ये दार्शनिक थोड़ी है, लेकिन है ना। क्या है कि नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अब मान लीजिए हमको इस पर दे दिया निबंध लिखने, क्या है कि नहीं? ढाई आखर प्रेम, ये क्या है? यही मानवता है, यही नैतिकता है। किताब
और व्यवहार में अंतर होता है, और किताब की कसौटी जो होती है समाज होती है। क्या है कि नहीं है? जब तक हम सिद्धांत को, ज्ञान को समाज के कसौटी पर कस करके व्यवहारिक नहीं बनाते, वो ज्ञान कभी उत्पादकी नहीं होता। क्या है कि नहीं है? किताबी ज्ञान के बावजूद भी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या है कि नहीं? हमारे यहाँ नौकरी को, व्यवस्था को जो है सो ज्ञान को नौकरी से जोड़ा गया। आखिर ये कौन जोड़ा? तो अंग्रेजी एजुकेशन प्रणाली ने जोड़ा। ज्ञान एक ज्ञान है, ज्ञान का संबंध कार्य से कहां है? हमें ये बदलना होगा। जिस तरह से भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से हमारे बुद्धि विवेक के लिए ज्ञान की जरूरत है। उसका संबंध नौकरी के लिए नहीं है, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था ने उसे नौकरी से जोड़ा, जिसके कारण हमने पढ़ाई को संबंध जोड़ लिया कि वो केवल नौकरी करेगा। इसीलिए लोग बच्चे को कहने लगे कि नहीं पढ़ेगा तो खेती करेगा। मतलब खेती वो करता है जो नहीं पढ़ता है, इसके लिए खेती पीछे हो गया। जब बिना पढ़ा लिखा लोग खेती करेगा तो फार्म हाउस एग्रीकल्चर कैसे आएगी? क्या कृषि में आत्मनिर्भरता होगी? क्या कृषि जो है सूटकेस फार्मिंग का रूप लेगा? अगर अर्थव्यवस्था का वो भी एक सेक्टर है, तो किसान भी सूटकेस लेकर के अपने फार्म पर जाएगा, वो भी एक परमानेंट एग्रीकल्चर करेगा। कब? तो जब मनोविज्ञान बदलेगा और एमबीए करके लोग खेती करेगा, तब उसमें मैनेजमेंट आएगा। लेकिन हमने एमबीए का संबंध किससे जोड़ दिया? नौकरी से। हमारा मनोविज्ञान बना इस तरह से, जिसके कारण स्किल्ड डेवलप नहीं हुई। कि नहीं हुई? है कि नहीं? स्किल्ड ही है ना कि आज आप छोटा सा जो है सो इतना फास्ट फूड खाते हैं, ये स्किल्ड है। नहीं तो इस तरह से यहां पर ढेर सारा हो सकता है कि दार्शनिक संख्या कम रहे, लेकिन हो सकता है कि बिहार से जुड़े हुए जो उक्तियां हो, लोकोक्तियां हो, संदेश हो, मुहावरे हो, वो उसमें डाल दे और उस तरह के निबंध आपको कह दे लिखने के लिए, तो वो तो और टेढ़ा निबंध हो जाएगा। वो और भी आपके समग्र चिंतन को देखेगा, खोजेगा। क्या है कि नहीं है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि राधा को न मोन घी होंगे, न राधा नाचेगी। आप लोग सुने होंगे ना ये सब। इसका क्या अर्थ है? सूक्ष्म अर्थ, जिसके केंद्र में हम लेकर पूरे निबंध लिख लेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग होते हैं जो समस्त संसाधन को बना करके कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन कार्य समस्त संसाधन को जुटा करके प्रारंभ नहीं की जाती है। न वो संसाधन कभी आपकी पूरा होगी, न कार्य आप कभी प्रारंभ होंगे। आदमी सोचता है ना कि हम अपनी समस्त समस्या को समाधान कर लेते हैं, घर में हमारा ये है, वो है, भाई है, ये कर लेंगे, इसके बाद हम ये काम करेंगे। क्या ये संभव होता है? क्यों? हमारे जीवन में समस्याएं लगी रहती है। जीवन ऐसा थोड़ी है कि हम जो जैसा चाहते हैं वैसा जीवन है। हाँ, जैसा भी हो हम उसको मूल्यवान बनाएं, ये हमारी कला है। व्हील चेयर पर बैठ करके भी सापेक्षता के सिद्धांत को लिख देना, ये कला है। स्टीफन हॉकिंस ने वही नहीं किया। तो हमें सीख यहां से लेना है कि जीवन कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई परिस्थिति कभी हमारे अनुकूल नहीं होगा। हमें सोचना है कि हम उसको कैसे अनुकूल बनाते हैं। इसलिए हो सकता है बिहार से संबंधित तमाम जो ऐसी मुहावरा हो, उक्तियां हो, वो आपको यहां आ जाए। और याद रखिएगा, अंग्रेजी मीडियम में उसका ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही शब्द को उसी अर्थ में लिखा जाएगा जिस अर्थ में वो है।
बात समझ गए? तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर, ये सारा विषय, ये सारा विषय, ये सारा विषय। इसीलिए हम लोग जब निबंध को शुरू करेंगे तो इन सारे विषय को एक सूत्र में टॉपिक वाइज पहले बनाएंगे, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे निबंध का पाठ्यक्रम बढ़ता जाएगा, जितने दायरा हमारे बढ़ते जाएंगे, छोटा छोटा प्रयास से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे फिर हम लोग बढ़ाते हैं कल के क्लास में। आज की परिचर्चा को यहाँ विराम देते हैं, छोटा सा सेशन था, और फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? और आप लोगों के पास जो भी मन में प्रश्न हो उसको लेकर आएंगे, क्योंकि दुविधा अपने पास रख लेना कुंठा को जन्म देना है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, न मैं कभी क्लास लिया, मैंने क्लास नहीं लिया, मैं परिचर्चा किया, जिसके परिणाम है कि उसका परिणाम आता है। सब लोग लिखते हैं, सबके प्रयास होते हैं, और वो होगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न बनता है उसे आप रखें, उस पर चर्चा करें। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल द बेस्ट।